वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, इट हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू टू गेट आवर ओरिजिनल नेम भारत बैक। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडिया और भारत दोनों नाम को अडॉप्ट किया गया है। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो। किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएटेड है? आगे के लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। मैं आपको समझाता हूं इसके आगे की कहानी। आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, अब वो किन मुद्दों की तरफ मोड़ा जा रहा है, अभी समझने की कोशिश करो। 2024 का लोकसभा चुनाव ना संस्कृतियों पर होगा। G20 का अगर आपने मेन्यू देखा होगा ना, गेस्ट के लिए क्या खाना है, नॉनवेज कुछ दिखाई दिया? नहीं ना। अब मैं आपको समझाता हूं रणनीति क्या चल रही है। भाई साहब, ये कुछ दिनों पहले की बात है कि व्हाट्सएप पोस्ट ना शेयर हो रहे थे। जब दुनिया के किसी देश का नाम अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग नहीं है, तो भारत का भी नहीं होना चाहिए। इससे आप भी रूबरू हुए होंगे। अब इसके बाद क्या कॉन्वर्सेशन बनता है कि हाँ यार, अंग्रेजी और हिंदी की बहस चढ़ जाती है कि हाँ, बात तो सही है। अब साउथ इंडिया के राज्य के स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होना था ही था इस डिबेट में, इंग्लिश वर्सेस हिंदी में। जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के आगे भारत लिखा गया था, या फिर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने संबोधन में हर बार इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस तरह आयोजन स्थल यानी कि भारत मंडपम से लेकर के पूरे कार्यक्रम में हर तरफ सिर्फ भारत 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 लिखा था, उससे एक बहस आगे बढ़ती है। नैरेटिव बिल्ट हो रहा, ध्यान रखना। अगला चुनाव आते आते ये भाषा का बड़ा सवाल बनेगा। इंडिया अंग्रेजी भारत हिंदी, इंडिया अंग्रेजी भारत हिंदी, साउथ वर्सेस नॉर्थ। कनेक्ट करना मैं जो कहना चाह रहा हूं, इस तरह से एक मुद्दे में दो मुद्दे मिल गए। पहला मुद्दा इंडिया वर्सेस भारत, दूसरा मुद्दा लैंग्वेज का। इंडिया बनाम भारत में आधे अधूरे झूठे सच्चे तथ्यों के तर्कों के आधार पर साबित तो कर दिया जाता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों या फिर यूरोपीय लोगों ने दिया हुआ है। और जब इंडिया हम बोलते हैं, वो एक गुलामी का प्रतीक है। और जब भारत की बात की जाती है तो वो स्वदेशी सा लगता है, जिसकी जड़ें धार्मिक मान्यताओं में निहित हैं और सदियों से ये नाम प्रचलित है। ये बात अलग है दोस्त कि इंडिया और भारत दोनों नाम जब चलन में आए तो विंध्य पार का हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। फैक्ट यह भी है कि दोनों की उत्पत्ति ना नॉर्थ इंडिया में हुई है, उत्तर भारत में हुई है। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। लंबी कहानी है कि कैसे सिंधु से हिंदू हुआ और फिर उसे इंडस से इंडिका या इंडिया हुआ। और इसी तरह से भारत को लेकर भी ना धार्मिक मान्यताएं हैं। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर यह भारत नाम पड़ा। अयोध्या के राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य मौजूद समय की रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के पराजित करने वाले राजा के नाम से देश का नाम भारत होने का संकेत देता है। ऑल इन ऑल, इंडिया और भारत दोनों ही नामों की जो उत्पत्ति है ना, वो नॉर्थ इंडिया से हुई है। अगर मोटी माटी बात अगर आपको बता दूं ना, तो ये विवाद इस बात का है कि भारत सनातन का प्रतीक है और इंडिया सनातन का कॉन्ट्रास्ट है या उसका विरोधी है, बस और कुछ नहीं। इस पे बहस चलेगी। ये सब बहस चल ही रही थी। तमिलनाडु के खेल मंत्री जो कि उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर के तीखा बयान दिया। इसी घटनाक्रम की कड़ी देखिए। उदयनिधि के साथ साथ उनकी पार्टी, उनके सांसद राजा ने भी सनातन पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। तो यहां पर ना एक दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। भाजपा और कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ करके किसी ने भी उनके बयानों की तीखी आलोचना नहीं की है। किसी ने भी साउथ में कहीं तो आलोचना सुनने को नहीं मिली। उल्टे इस आधार पर उदयनिधि के बयान को न्याय संगत ठहराया जा रहा है कि उन्होंने सनातन का विरोध यह कहते हुए किया है कि वह दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव वाला है। स्टालिन साहब ने तो बस जाति प्रथा और पितृसत्तात्मक मान्यताओं के उन्मूलन की बात कही है जो सनातन की पहचान है। इस तरह से तथ्य गढ़े जा रहे हैं। तमिलनाडु में उदयनिधि ने जो किया वह काम बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से कर चुके हैं।
सनातन के केंद्र में ना ब्राह्मण और अन्य अगड़ी जातियां हैं, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में पिछड़े दलित आदिवासी हैं। सो ये संस्कृतियों के संघर्ष का तीसरा मुद्दा बनेगा। इंडिया वर्सेस भारत दूसरा बनेगा, हिंदी बनाम अंग्रेजी तीसरा बनेगा, सनातन बनाम पिछड़ा दलित आदिवासी महिला। अब चौथा मसला जो इसमें जोड़ा जा सकता है वो है खाने पीने का। G20 शिखर सम्मेलन से सब कुछ समझ में आ गया, शाकाहार वर्सेस मांसाहार। आपको पता है खान पीन का जो मसला होता है बेहद ही प्राइवेट मसला है, बहुत ही निजी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसको संस्कृतियों से जोड़ा जा रहा है। सनातन वर्सेस अन्य की बहस में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब आपने देखा होगा ना, एक वीडियो वायरल हुआ था, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के घर जाकर के राहुल गांधी ने मटन पकाया था। एक उसका बहुत लंबा वीडियो पोस्ट किया गया था। उसके कॉन्ट्रास्ट में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसका पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड शाकाहारी रखा गया था और उसको वायरल भी कराया गया था। सोचो नैरेटिव को। एक तरफ राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, पूरा परिवार खड़े होकर के मटन पका रहा था और देश के लोगों को मटन पकाने का तरीका सिखा रहा था, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विदेशी मेहमानों को शाकाहारी भोजन कराया जा रहा था। कुछ पॉइंट या फिर कुछ चीज को जोड़ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए लगभग सभी विदेशी मेहमान सांस्कृतिक रूप से मांसाहार करने वाले होंगे। जलवायु, अगर कुछ बेसिक सा नॉलेज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मांसाहार क्यों होता है, यह भी आपको समझ में आता होगा। ऐसी विदेशों में देखो, लेकिन मेहमान का खाना पीना, उनकी संस्कृति और रुचियों के बजाय भारत सरकार ने मेजबान की रुचि का खान पान परोस दिया। आमतौर पर असल में ऐसा होता नहीं है। जिनपिंग आए थे चाइना से, मेन्यू याद है, वायरल हुआ था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सनातन की संस्कृति श्रेष्ठता प्रदर्शन करने का भाव था। आपको एक फैक्ट पता होगा ना कि भारत में 75% से ज्यादा जो आबादी है वो मांसाहार करती है। ये धर्म से ज्यादा लोगों के आर्थिक स्थितियों से जुड़ा हुआ मामला भी है। तो 4 मसले आने वाले वक्त में वायरल होंगे और इसी के आधार पर सब कुछ होगा। अच्छा, ये 4 जो मसले हैं ना, ये दोधारी तलवार भी है। मैं समझाऊं कैसे। अब आप ये समझो, कुल मिलाकर के ना संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि के सवाल आने वाले चुनाव से पहले जिस तरह से उठाए जा रहे हैं वह अपने आप में राजनीतिक सामाजिक विमर्श को केंद्र में ला रहे हैं। उससे साफ तौर पे लगता है कि अगले चुनाव में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और यह पहली बार होने जा रहा है कि संस्कृति का सवाल राजनीति की दशा तय करेगा। पहली बार होने जा रहा है ऐसा। तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारी संस्कृति श्रेष्ठ कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ, हिंदी श्रेष्ठ कि अंग्रेजी श्रेष्ठ। ये जो मुद्दा है ना, ये दोधारी तलवार है। भाजपा और विपक्ष दोनों के दोधारी है। भाजपा को क्या उम्मीद है कि सनातन का हम इस्तेमाल करेंगे, सनातन, ब्राह्मण, हिंदी, शाकाहार, भारत, राम नाम, अंततः व्यापक हिंदू समाज को उसके लिए वोट डालने के लिए मजबूर करेगा। संस्कृति, ये सब संस्कृति के एक पहलू समझिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि जो सनातन का विरोध करते हैं, इंडिया, मांसाहार, पिछड़ा आदि का मुद्दा, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े तमाम लोग भाजपा के खिलाफ वोट एकजुट होकर करेंगे और इंडिया अलायंस को विजयी बनाएंगे। दोधारी तलवार है। ये 4 मुद्दे आप बिल्कुल रफ्तार पकड़ेंगे। इस बात को समझना और कोशिश करना कि वैभव ने बताया था और कुछ वैसा ही होने चला है। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। बस अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और बाबा रामदेव एक्सपोजे वाली सीरीज जरूर देखिए। आप पूरा खेल और आसानी से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।